हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की जो अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। यदि आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के माध्यम से गणित और अन्य सब्जेक्ट के जो है अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो इसमें अब वीडियो अपलोड कर दिया गया है तो उसको शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज जो है हम क्लास 10th के गणित की चर्चा करने वाले हैं। गणित का जो है प्रश्नावली 4.4 की चर्चा करने वाले हैं। और प्रश्नावली 4.4 जो है यह प्रश्नावली 4 है, उसी का है हिस्सा। तो प्रश्नावली 4 जो है द्विघात समीकरण, और यह जो प्रश्नावली है 4.4 जो है इससे जो है ऑब्जेक्टिव में भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, आज हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, बोल रहा है कि यह द्विघात समीकरण है। आप लोग को तो मालूम ही होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जिसके पावर 2 है, जिस चर के पावर यानी घात जो है 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं। जिस पावर मतलब जो है जिस चर के घात जो है 3 होता है उसे त्रिघात कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और बताना है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मूलों का अस्तित्व कब होता है हम पहले जान लेंगे। तो मूलों का अस्तित्व या प्रकृति भी कह सकते हैं होता है। मूलों का अस्तित्व होता है जब d बड़ा या बराबर 0 के होता है। d जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या d के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है d का मान, तभी जो है मूलों का अस्तित्व होता है। d देखिए, d का सूत्र होता है b² - 4ac बड़ा या बराबर 0। तो देखिए, जब बड़ा होता है और बराबर होता है तभी मूलों का अस्तित्व होता है, नहीं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो देखिए, यदि मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता है तो जब d का मान यानी कि माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक जब आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। याद रखिएगा, जब d का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। वही प्लस में आए और 0 के बराबर भी आए तो मूलों का अस्तित्व होता है। इससे प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं, इसको हम जो विविक्तकर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविक्तकर भी कह सकते हैं। इसको विविक्तकर कहते हैं। तो बोलता है प्रश्न में कि निम्न के विविक्तकर ज्ञात करें, तो विविक्तकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विविक्तकर ज्ञात करने के लिए हमारा सिर्फ जो b² - 4ac की सूत्र होता है। तो हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। इसके माध्यम से विविक्तकर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक जो अलग प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, इसमें यदि ऑब्जेक्टिव में जो हमेशा पूछता है, बोल देता है कि जैसे मान के चलिए प्रश्न है x² - 2x + 3 का विविक्तकर या विवेचक भी उसी को बोलते हैं, विवेचक ज्ञात करें। तो विविक्तकर और विवेचक ज्ञात करना होता है तो वही विवेचक का सूत्र होता है विवेचक, इसी को d को ही विवेचक बोलते हैं। तो विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। तो देखिए, b के जगह a के जगह, b के जगह c के जगह, b के जगह -2 है तो -2 का स्क्वायर -4, a के जगह 1 है और c के जगह 3 है तो 3 हो गया। तो 2 दूना 4 हो गया, यहाँ -4 तो 12, तो 4 में से 12 घटा 8 हो गया। यही मेरा विविक्तकर और विवेचक हुआ। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न इस प्रकार के आधारित हो और बोले विविक्तकर और विवेचक ज्ञात करें तो इसका कभी आप लोग गुणनखंड ना करिएगा, सिर्फ b² - 4ac पर बैठा करके उसका जितना मान आएगा ऑब्जेक्टिव में चुन करके उसको टिक कर दीजिएगा। तो देखिए,
ये जो है प्रश्न ये अलग है। यह कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी उन्हें ज्ञात करने का मतलब उनका जो है मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जांच करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर 0। तो देखिए बी की जगह कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, -4, ए की जगह 2 है तो 2, और गुने सी की जगह 5 है तो 5, बड़ा या बराबर 0 करते जाएंगे तो 3 तिया 9 हो गया। यहाँ पे माइनस, देखिए -3 को 2 बार जब गुना करेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, और 4 दूना 8 पचे 40, बड़ा या बराबर 0। तो देखिए 9 में से 40 घटा तो -31, कितना हुआ, -31 हुआ। तो यह जो है इसके बराबर नहीं है, न इससे बड़ा भी है 0 से, तो यह माइनस में आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बैठा है तो यह माइनस में आ गया। याद रखिएगा जब भी माइनस में आ जाए तो क्या होता है, वो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और जब वह 0 आए या प्लस में कोई अंक आए तो हमेशा मूलों का अस्तित्व होता है, तो उसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम बताते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक इसी पर आधारित एक और प्रश्न पूछ देता है कि जो है मूलों का अस्तित्व बोलता है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, बराबर कब होते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, यानी मूल बराबर यानी दोनों x का मान जो है बराबर ही आना चाहिए। तो कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, या इसको ऑप्शन में कभी कभी देता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर आए तो प्लस 4ac, ये दोनों में से कोई होगा तो मूल दोनों बराबर होंगे। वही कहता है कि द्विघात समीकरण के जब बोल देगा कि देखिए ऐसे द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। जब इसका मान जब आए 0 आ जाए तो क्या होता है, मूल बराबर होता है। और मूल देखिए कब भिन्न भिन्न होता है, द्विघात समीकरण के मूल भिन्न कब होते हैं, भिन्न मतलब भिन्न भिन्न वही कब होते हैं, तो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बड़ा हो 0 से, जब 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और वही जो है यदि ऐसे भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर यह जो -4ac इधर है तो +4ac हो गया, इस प्रकार भी दिया रहे तो यही इस दोनों में से जो ऑप्शन में रहे वो टिक कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा मूल कब बराबर होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। और मूल भिन्न कब होता है, तो बी स्क्वायर बड़ा है जब 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। ठीक है, और वही कोई अस्तित्व कब नहीं होता है, जब वह माइनस में होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए दूसरा नंबर इसका प्रश्न पे चलते हैं, 4.3 के पहला का ही दूसरा भी जांच कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसको भी वही पहले हम जांच करेंगे, तो क्या करेंगे, d बड़ा या बराबर 0 करके देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर 0 होता है। हम इसको क्या करेंगे, b की जगह कितना, a की जगह, b की जगह, c की जगह, b की जगह 4√3 है तो 4√3 का स्क्वायर हो गया, -4, a की जगह 3 है और c की जगह 4 है, बड़ा या बराबर 0 हुआ। 4 को 16, देखिए 4 का 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, लेकिन √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाता है, केवल 3 बचेगा, और -4 × 48 बड़ा या बराबर 0, 16 × 48 -48 बड़ा या बराबर 0 हुआ। तो 0 48 में से 48 घटा क्या हुआ 0, तो यह किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यह जो है देखिए बराबर हुआ, तो अतः मूलों का अस्तित्व
है। जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम याद कर लेंगे। तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यह द्विघात सूत्र होता है। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, माइनस बी, तो माइनस तो ये माइनस, अब बी की जगह माइनस पहले से था तो माइनस ए वाला, और एक माइनस बी की जगह पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह ही मान रखते गए थे ऐसे, तो हमारा कितना आया था 0, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक है। अब बटा में 2a की जगह मेरा कितना है, तो a की जगह 3 है, तो a की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, तो a की जगह 3 रखें तो मेरा कितना आया, तो देखिए यहाँ पे जो आया वह x बराबर 4√3, और क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस नहीं होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 ही होता है, और 2 तिया 6। तो देखिए प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम वही कर लेंगे, x बराबर एक बार 4√3 प्लस 0/6, एक बार x बराबर 4√3 माइनस 0/6। तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, घटे चाहे जुटे। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 वैसे कटा देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2√3 बटा में 3 हुआ, यह भी 2√3 बटा में जो है 3 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे √3 है, इसको हम चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं। कैसे कटाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है 2√3 है, यहाँ 3 है, तो 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। तो √3 कट गया, तो 2/√3 बचा, यहाँ पे 2/√3 बचा। यहाँ भी जो है 2√3 बटा में √3 गुने √3 लिख सकते हैं। 3 को केवल 3 है, उसका मतलब 2 को अंडर रूट है, तो इसलिए इसे कट गया। तो देखिए 2/√3 दोनों मेरा 2/√3 आया। यानी हम बताए थे कि जब 0 के बराबर आए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आए, 0 के, यानी 0 बराबर 0 आया ना। तो जब 0 बराबर 0 आता है तो दोनों का मूल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी 2/√3, यहाँ भी 2/√3 हुआ। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसका तीसरा कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। इसको भी वही जांच करना इस प्रकार ही, इस प्रकार आप लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर से हम बता भी देते हैं इसको। तो वही करते हैं, मूलों का अस्तित्व कब होता है, मूलों का अस्तित्व होता है जब d बड़ा या बराबर 0 होता है। तो देखिए वही क्या होता है, b² माइनस 4ac पर बैठाते जाएंगे तो बड़ा या बराबर 0 करते जाएंगे। b की जगह कितना हुआ, तो -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह 3, क्योंकि इसको a, इसको b, इसको c कहते हैं, इसको a, इसको b, इसको c कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 का 36, यहाँ पे -4 दूना 8, 8 तिया 24, बड़ा या बराबर 0 हुआ। तो 36 में से 24 घटा कितना हुआ, 12। तो 12 जो है बड़ा है 0 से, तो अतः जो है देखिए 12 जो है 0 से बड़ा है, तो यह भी जो है मूलों का अस्तित्व होगा। अतः यह मूलों का अस्तित्व है। कब नहीं होता है, जब यह माइनस में दिया जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, इतना पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब प्लस में और 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और उसको हम द्विघात सूत्र पर जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं, बताइए। देखिए बगल में खुद लिखा गया यहाँ पे,
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a इतना होता है। इस पर हम इसको बैठा देंगे माइनस बी, तो बी की जगह क्या है माइनस हो, तो माइनस ए पहले से और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही रखते गए थे यहाँ पे, तो 12 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। अब बटा में 2, एक जगह मेरा कितना है, तो एक जगह जो है वह 2 है, तो गुने 2 कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल 2√3 होता है। अब बटा में 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकल रहा है तो हम निकाल लेंगे। तो कॉमन निकलेगा कितना, 2 के पढ़ा में भी आता है, 2 के पढ़ा में भी आता है, 2 बाहर निकालें तो यहाँ 2 तिया 6 प्लस माइनस यहाँ पे √3 अब बटा में 4, तो 2 दूना 4 हो गया। तो x बराबर 3 प्लस √3 बटा 1 बार 2 हो गया, एक माइनस है तो 3 माइनस √3 बटा 2, यही जो है मेरा 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है इसका प्रश्नावली 4.4 का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके मूल क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो देखिए k की जगह ऐसा मान होना चाहिए जिसको रखने पर इसके बराबर मूल हो। तो हम बताए हैं कि जब बराबर मूल हो तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं, फिर भी बताते हैं। देखिए जब मूल बराबर हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। आप लोग को मालूम है, पहले जो इससे पहले हम लिख के बताए थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 जब होता है तो हम मूल बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बराबर मूल खोजना है, तो उसी का हम सूत्र प्रयोग कर दिए। तो बी के जगह देखिए ए की जगह है, यह बी की जगह और सी की जगह है, तो अब क्या कर लेंगे, बी की जगह k है तो k का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे -4 ए की जगह 2 है तो 2, और सी की जगह 3 है तो 3 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, k का स्क्वायर हो गया, 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0 हो गया। k स्क्वायर बराबर -24 इधर है तो +24 हो गया। अब देखिए स्क्वायर जब होता है तो इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है, तो 24 रूट में हो गया। अब जो है k बराबर क्या होगा, इसको वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 2 दूना 4 रूट जो है, सॉरी 2√6 होगा, 2 रूट कितना होगा, 6 होगा। 24 को वर्गमूल निकालेंगे तब लोग खुद मालूम ही है। तो देखिए इसका जो है 2√6 इसका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा नंबर प्रश्न उसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा उससे कठिन है। देखिए यह कह रहा है कि x -2 + 6 बराबर 0, इसको भी k की जगह क्या मान होना चाहिए। तो देखिए यह जो है अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेंगे। तो अभी देखिए इनटू में तो इसको गुना कर लेंगे, तो k जो है x से x में किए तो kx स्क्वायर हो गया, वही kx से 2 में किए तो -2kx हो गया, और यहाँ +6 तो +6 बराबर 0। देखिए अब जो है यह द्विघात समीकरण के रूप में तैयार हो गया। तो वही लिख देंगे कि जब मूल बराबर हो, क्या, जब मूल बराबर हो तो क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको a बोलते हैं, मान लेंगे इसको b, मान लेंगे इसको c। तो b की जगह कितना है, -2k है, तो -2k का स्क्वायर हो गया, -4 a की जगह कितना है, k है, अब c की जगह कितना है, तो 6 है बराबर 0 हो गया। 2 का स्क्वायर किया, -2 को 2 दूना 4 के स्क्वायर हो गया, अब -4 6 24k हो गया बराबर 0 है। अब देखिए इसमें जो है कॉमन निकल रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। देखिए कैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी 4 है, यह भी 4 के पहाड़ा में आता है, दोनों 4 से कट सकते, इसलिए 4 बाहर निकाल दिए। तो 4 से जब इसमें भाग दिए तो 4 4 कट गया, सिर्फ के, और देखिए दोनों में के भी मिल रहा है,
इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें 2 इसमें 1 है, तो जो सबसे कम रहता है उसी को देखते हैं। तो इसमें भी के, इसमें भी के, तो एक के निकाल दिए, तो एक के बच गया। और 4 से 24 में भाग दिया तो 6 बचा, के कट गया तो सिर्फ 6 ही बचा, बराबर 0 हुआ। तो 4 के बराबर 0 एक बार के माइनस 6 बराबर 0। तो के का मान या तो कितना होना चाहिए, 4 गुना में इधर भाग में, तो 0 के भाग में तो 0 ही होता है। या तो के का मान 0 होना चाहिए, या तो के का मान -6 इधर है तो +6 होना चाहिए। अतः यह मेरा दोनों आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार जब यदि क्वेश्चन पूछे और के का मान ज्ञात करना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि b² - 4ac के ही सूत्र प्रयोग करेंगे, और उस पर जो उसको बैठाते जाएंगे उसका खुद ऑटोमेटिकली जो है हल करते जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यह प्रश्न कि क्या कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। हमको यह बताना है कि संभव है या नहीं है। यदि संभव कब होगा, हम जांच करते हैं कब, तो मूलों का जब अस्तित्व जब गुणनखंड के रूप में आ जाए तो वह संभव है। यदि वह मूलों का अस्तित्व नहीं आता है तो संभव नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। यह कह रहा है जिसकी लंबाई, आम की बगिया के जो है लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो जिससे है होता है तुलना किया जाता है, हम बताएं उसी को x मान लेते हैं। चूँकि यहाँ चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है इसलिए हम चौड़ाई को ही जो है x मान लेंगे। तो माना कि आम की बगिया की लंबाई x मीटर, लंबाई ने सॉरी चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है इसलिए चौड़ाई x मीटर, तब लंबाई जो है क्या हो जाएगा, तो लंबाई जो हो कितना होगा, तो उसका दुगनी है तो 2x हो गया, 2x मीटर। अब देखिए प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, तो प्रश्न से यह कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वह कितना है, तो 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के रूप में देखिए यहाँ पे, चूँकि या आम की बगिया, आप लोग कहिएगा कि डायरेक्टली लंबाई गुने चौड़ाई क्यों कर दिए, तो आम की बगिया यानी कि बगीचा जो है कैसा होता है, तो आयत के रूप में ही होता है। किस रूप में होता है, आयत के रूप में होता है। लंबाई यह 2x है और यह x है, तो इसलिए आयत का ही क्षेत्रफल प्रयोग किए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई मेरा कितना है, तो लंबाई 2x है और चौड़ाई जो है कितना है, x है, बराबर क्या होगा 800। तो देखिए यहाँ से 2 से कट गया 400 बार में। अब देखिए x से x में कितने, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। अब x स्क्वायर था तो इधर क्या हो गया, अंडर रूट चढ़ गया, 400 हुआ। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। तो प्लस माइनस दोनों में होता है यहाँ पे। तो देखिए प्लस माइनस में है, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा, सिर्फ प्लस वाला ही होगा। यहाँ आंसर क्या होगा, x का मान जो है यानी कि चौड़ाई का मान जो है वह क्या होगा, +20 होता है, क्योंकि हमेशा बीमा जो होता है यानी कि माप जो होता है हमेशा प्लस में ही होता है, इसलिए +20 मीटर। अतः लंबाई क्या हो गया, तो लंबाई जो है वह 2x है, तो 2 गुने 20 यानी कि 40 मीटर। यह मेरा दोनों आंसर हो गया। तो अतः यह संभव है कि नहीं। देखिए दोनों को गुना करने पर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी यह जो है हमारा संभव है। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रश्न कहता है उस प्रकार हम बनाते जाते हैं। यदि वह मान आ गया तो संभव है तो लिख देंगे अतः यह संभव है, यदि नहीं मान आता संभव नहीं है लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट जो है चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्न स्थिति क्या संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्या स्थिति है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो गो मित्र हैं, उनकी आयु का योग जो है, इन उम्र का योग जो है 20 वर्ष है। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है का गुणनफल 48 था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व जो है उनके उम्रों का गुणनफल कितना था? 48 था। तो देखिए हम इसको ज्ञात करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखिए दो मित्र है तो हम क्या कर लेंगे, और दोनों का योग 20 है तो हम एक को पहले ज्ञात कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि पहले मित्र की आयु तो 100 वर्ष। अब पहले मित्र की वर्तमान, हमेशा वर्तमान ही मानते हैं, याद रखिएगा, उम्र में जो है हमेशा वर्तमान मानते हैं। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना होगा? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना होगा? तो देखिए दोनों का योग 20 होना चाहिए। तो एक का मालूम चल गया x है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? तो उसको यदि हम कुल योग में से पहले वाले को घटा देंगे तो दूसरा को तो मालूम चल ही जाएगा। हम पहले ही बताए हैं कि कभी भी दोनों का योग मालूम हो और यदि पहला हम मान लिए x तो दूसरा को क्या कर लेंगे? उसमें से घटा लेंगे कुल योग में से। तो कुल योग 20 था तो उसमें से x को घटाएंगे तो हमारा दूसरे को मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार ऐसे कर लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न से अब क्या करेंगे कि 4 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र निकाल लेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना होगा? तो पहले मित्र की आयु जो है वह कितना था? तो x माइनस 4। पहले में हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो x माइनस क्या हो गया? 4 वर्ष। और दूसरे का कितना हो जाएगा? तो दूसरे का जो होगा वह 20 माइनस x था, तो उसमें से हम 4 घटा दिए तो 20 में 4 घटा 16 माइनस x वर्ष हो गया। इतना आंसर देखिए इसका दूसरे मित्र का हो गया। अब दोनों का गुणनफल अब क्या कह रहा है उसी प्रकार कर लेंगे। दोनों का गुणनफल जो है वह कितना है? तो दोनों का गुणनफल कितना है? 48 था। तो दोनों का गुणनफल 48 था। तो पहला x माइनस 4 था और दूसरा कितना था? 16 माइनस x था बराबर 48। अब देखिए x इसमें करेंगे तो 16x, x इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से गुना करेंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, प्लस तो माइनस में 64 से 16 में करेंगे तो 4 से x में करेंगे तो प्लस में 4x हो जाएगा। अब बराबर 48। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना हो गया? 20x और माइनस 64 प्लस 48 इधर आया तो माइनस 48 हो गया। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 तो 4 8 12 की 2 6 4 10 1 11 माइनस 112 हो गया। 112 को तोड़ के कितना लाना है? तो वह 20 लाना है। तो इसको हम देख लीजिए, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, चाहे द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे। तो मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है जब, कब होता है? तो वही d बड़ा या बराबर 0 होता है। तो हम वही कर लेंगे। तो देखिए मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब d बड़ा या बराबर 0 का होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac उसका सूत्र होता है d का, विविधकर का। तो देखिए b की जगह कितना है? इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। b की जगह 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह कितना है? तो a की जगह मेरा है -1 है तो -1, और c की जगह माइनस 112 है तो माइनस 112, बड़ा या बराबर 0 होना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर किए तो 400 हुआ। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ 4 एकम 4 और 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बड़ा या बराबर 0। तो देखिए घटा तो -48
बड़ा या बराबर, देखिए 0 हुआ तो देखिए -48 आ गया। यहाँ पे चूँकि माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे माइनस में जब भी यानी ऋणात्मक आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी इसका मूल ज्ञात नहीं हो सकते हैं, यानी इन दोनों की उम्र ज्ञात नहीं हो सकते हैं। इसलिए यानी ज्ञात नहीं होगा तो इसका स्थिति जो है, अतः इसकी स्थिति जो है निम्न की स्थिति संभव नहीं है कि उसके दोनों का योग 20 हो और उनका गुणनफल जो है 4 बरस पहले 48 हो। तो इसलिए अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जैसे कहा वैसे हम उसी प्रकार मान लिए थे। फिर से इसको देख लीजिए, बोल रहा है कि 2 मित्र था, उनके योग जो है 20 बरस था, इसलिए पहले मित्र का वर्तमान उम्र x मान लिए और दूसरे को जो है कितना मान लिए 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 20 था तो 20 में से यदि पहले को घटा दिया तो दूसरा मालूम चल गया। अब 4 बरस पहले जो है दोनों की जो है पहले मित्र का आयु निकालेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए बोल रहा है 4 बरस पूर्व जो है उनकी आयु का गुणनफल जो है 48 था, तो 4 बरस पहले मित्र की जो है आयु ज्ञात किए तो x - 4 हो गया। दूसरे का कितना होगा 4 बरस पहले, तो दूसरे का 20 - x था तो उसमें से 4 घटा दिए तो 16 - x हो गया। हम इन दोनों का गुणनफल किए तो 48 लिखना चाहिए, तो लेकिन इस प्रकार हम करते गए तो देखिए जब इसका हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात किए तो इसका जो है मूलों का अस्तित्व माइनस में आ गया, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इसको अच्छी तरह से। चलिए लास्ट प्रश्न जो है अब 5वां नंबर है, उस पर चलते हैं। यह कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए एगो है पार्क है जिसका परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या यह संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताइए कि कैसे संभव है। तो चलिए इस प्रश्न को भी चलते हैं उसी प्रकार जैसे प्रश्न कह रहा है। तो यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और अपने खास करके दोस्तों के पास शेयर करें जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनके परिवारजनों के पास भी शेयर करें जो 10th के जिसके मतलब जो है बच्चे या जिसके भाई तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी जो है मदद मिले और वो मैट्रिक में भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। तो चलिए यह जिस प्रकार कह रहा है उसी प्रकार हम मान लेते हैं। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो क्या परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए हम मान लिया, देखिए इसको हम 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विधि बता देते हैं। देखिए पहला तो यह कि मान लिया आयत की लंबाई, पहले मान लिया, माना कि आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना मान लिया x मीटर। तो देखिए आयत की लंबाई x मीटर, तो हम क्या कर लेंगे परिमाप दिया है तो आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 80 मीटर दिया है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और कोष्ठ में लंबाई की जगह कितना माने थे x और चौड़ाई की जगह कितना है नहीं मालूम है, चौड़ाई ज्ञात करना सबसे पहला भी, तो 80। तो देखिए 40 दूना 80 हो गया x। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि b को ही चौड़ाई बोलते हैं, तो चौड़ाई अभी मानना है यानी ज्ञात करना है इसको। तो 40 प्लस x इधर आए तो माइनस x, हमको लंबाई मालूम है x तो चौड़ाई कितना हो गया 40 माइनस x। कैसे हुआ, इसका आयत का परिमाप हमको 80 दिया है तो आयत का परिमाप का सूत्र प्रयोग किए तो 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2, और लंबाई को हम x मान लिए थे लेकिन चौड़ाई नहीं मालूम था, चौड़ाई को b ही छोड़ दिए। तो चौड़ाई कैसे ज्ञात हुआ 2 से गुना में था, इधर आता तो भाग में होता, इसलिए 2 से 80 कट गया, 40 बार में कटा। अब हम x प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, तो b बराबर 40 माइनस x हुआ। तो हमको चौड़ाई ज्ञात हो गया, तब हमको क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी कि आयत का जो है आयताकार पार्क है, तो आयताकार पार्क का आयत की लंबाई यहाँ नहीं मानेंगे,
आयताकार पार्क की लंबाई। तो आयताकार पार्क की क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो बराबर 400, और लंबाई कितना है हमारा x है और चौड़ाई 40 माइनस x है बराबर 400। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम x इसमें करेंगे तो 40x हो जाएगा, x इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 हुआ। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 इधर आया तो माइनस 400 हो गया बराबर 0। अब 400 को तोड़ के 40 लाना है तो आ भी जाएगा। हम इसको द्विघात जो है गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x अब प्लस 20x, 20 में 20 जोड़ो तो कितना आ गया 40, अब 20 से 20 में गुना किया तो 400 आ गया, माइनस 400 बराबर 0 हुआ। तो माइनस एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ पे x माइनस 20 हो गया, यहाँ प्लस 20 कॉमन निकाले तो x माइनस 20 हो गया। तो हम बताए हैं देखिए दोनों का मान बराबर ही आएगा, इसलिए x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया 20, यानी कि लंबाई हमको निकल गया कितना 20 है। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करना था, चौड़ाई कितना था तो 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस एक्स की जगह कितना है 20 है तो 20 हो गया। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है वो 20 ज्ञात हो गया। ठीक है, तब देखिए इसको हम दूसरा विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए यह कह रहा है परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल इतना दिया था। मान लेंगे कि माना कि सेकेंड रूल है, यह फर्स्ट रूल था। यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में इसको किए, और यह जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जब नहीं बोले तो हम दो चर वाले से भी कर सकते हैं, हल्का होता है। माना कि पार्क की लंबाई कितना मान लिया, तो वह x मीटर मान लिया, और चौड़ाई जो है वह कितना मान लिया, चौड़ाई y मीटर मान लिए। तो देखिए अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। इसमें भी यहाँ प्रश्न पे लिख देंगे, प्रश्न से लिख देंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ प्रश्न से देखिए, प्रश्न से चलें तो बोल रहा है परिमाप, परिमाप कितना दिया है, परिमाप बराबर 80। तो आयताकार यह पार्क है, आयताकार पार्क की परिमाप 80 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 कोस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 और लंबाई देखिए कट गया 40 दूना 80, तो लंबाई कितना है तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ तो 40 हुआ। अब x बराबर क्या हो गया प्लस 40 प्लस y इधर आया तो माइनस वाई हो गया, 40 माइनस वाई हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर उसी प्रकार पुनः प्रश्न से किए। अब बोला उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई जो है कितना होता है, होता नहीं सॉरी, लंबाई दिया x दिया है और चौड़ाई जो है y दिया है बराबर 400। तो हम जो है इसमें इसको 2 मान लिए, तो समीकरण 2 में किसका x का मान रख दिए, x का मान रखने पर तो समीकरण 2 में जो x का मान कितना है 40 माइनस वाई है, इसको इधर रख देंगे x की जगह। तो 40 माइनस वाई गुने y बराबर 400 हुआ। तो y से इसमें किए तो 40y, y से इसमें किए तो y स्क्वायर बराबर 400। तो देखिए माइनस वाई प्लस 40y प्लस 400 इधर है तो माइनस 400 बराबर 0। यह मेरा जो गुणनखंड के रूप में तैयार हो गया, इसको हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए जस्ट वही है जितना यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400, उसी प्रकार यह भी तैयार हो गया, तो इसको भी उसी प्रकार गुणनखंड कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस ऐसा जो है क्वेश्चन रहे तो हम इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं, या तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण विधि से या द्विघात समीकरण विधि से। तो ठीक है, कभी भी प्रश्न को बनाते हैं आप लोग ऐसे तो इसको समझ लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अनुसार उसको मानिए।
अचानक सोचिएगा रट करके इसको बनाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। एक बार में नहीं समझ में आए इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब तक अच्छी तरह से नहीं समझ में इसको बार बार देखिए, और ख़ास करके उसको एक बार समझ के दूसरा बार खुद से बना कर देखिए नोट्स कॉपी में, और उसका एक नोट्स बना लीजिए मैथ का, चाहे हर एक सब्जेक्ट का, खास करके मैथ का बना लीजिए और एग्ज़ाम के समय, ताकि आप लोगों को बहुत मदद मिले। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो प्रश्नावली जो है 5 का रहेगा, 5 पार्ट का, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो अगले वीडियो में रहेगा, उसको यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो हम अपने प्लेलिस्ट में जो है लोड कर देंगे, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल में, उसको जाकर देख लीजिएगा और अपने 10th की जो है तैयारी अच्छे ढंग से करें। ठीक है, धन्यवाद।